नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहागोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं और बता दें कि हरियाणा की सियासी हलचल लगातार देखने को मिल रही है। गुलाम नबी आजाद को हरियाणा के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन पदभार संभालने के साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह की किताब नए प्रभारी के सामने खुल गई है और कलह की ये किताब लेकर हरियाणा कांग्रेस के विधायक खुद दिल्ली पहुंचे। पूरा माजरा क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। जींद उपचुनाव की वोटिंग के बाद नतीजों का इंतजार है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दिल्ली पहुंचकर नवनियुक्त हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। लोकसभा चुनावों से ऐन पहले पार्टी आला कमान ने गुलाम नबी आजाद को हरियाणा प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, जयवीर वाल्मीकि, जयतीरथ दहिया, करण दलाल, कुलदीप शर्मा समेत लगभग 12 विधायक गुलाम नबी आजाद से मिले और उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनने की बधाई दी। देखिए, हम सब साथी विधायक मिलकर आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब जो हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मिले हैं, आज उनको बधाई और शुभकामनाएं देने आए हैं और उम्मीद करते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अच्छे ढंग से पार्टी को मजबूती और किस प्रकार से दी जाए उस पर चर्चा हुई। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। फिर मुलाकात हुई तो कुछ तो बात जरूर हुई होगी। अब जरा इनकी सुनिए। बहुत जरूरत है संगठन मजबूत करने। संगठन के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है और विशेष रूप से हरियाणा में आज तक ना कोई डीसीसी है ना कोई बीसीसी है। बगैर संगठन के सारा सब कुछ चल रहा है। संगठन को एकदम से खड़ा करके मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर संगठन मजबूती के जितने मर्जी दावे कर लें, लेकिन एक धड़ा उन्हें शायद अध्यक्ष मानता ही नहीं। ऐसे में कम से कम इन विधायकों के लिए संगठन की बात जैसे बेईमानी है। दरअसल जिन विधायकों ने प्रभारी से मुलाकात की, उन्हें हुड्डा खेमे का माना जाता है और इस मेल मुलाकात के दौरान और भी बहुत कुछ हुआ जो आने वाले दिनों में कांग्रेस की सेहत पर असर डाल सकता है। हम किसी के खिलाफ नहीं थे, हमने किसी की बुराई कोई काट नहीं करी, हमने किसी को, लेकिन हम तो ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी के हक में क्या चीज़ है, कांग्रेस पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। जैसे एक चेहरा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, है जी, उसको आगे लेके चलते हैं तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा जो है हरियाणा में एक बूस्ट मिलेगा। उसमें 10 की 10 सीट लोकसभा की, 80 से ऊपर विधानसभा की सीट उनके नेतृत्व में। यानी एक तरह से नए प्रभारी से पहली मुलाकात में ही कांग्रेस की कलह की किताब खुल चुकी है। बताया यह जा रहा है कि विधायकों ने प्रभारी को सुझाव दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले हुड्डा साहब को कमान सौंप दी जाए। अब यह संगठन की कमान है या कोई और, ये तो विधायक और प्रभारी ही जाने। लेकिन जींद उपचुनाव की वोटिंग के बाद एक बार फिर कांग्रेस की दरार सामने आ चुकी है। हालांकि नवनियुक्त प्रभारी को भरोसा है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में बीजेपी को हराएगी और जींद में भी जीत हासिल होगी। हरियाणा के लीडरों को, वर्कर्स को मिलना शुरू कर दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में सब कांग्रेस लीडर्स मिलके भारतीय जनता पार्टी को पराजय देंगे। तो पूरा विश्वास है कि जिस तरह से कांग्रेस के सभी लीडरों ने और वर्कर्स ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा है, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जो रिजल्ट निकलेगा वो निश्चय ही कांग्रेस के हक में जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस और नए प्रभारी के सामने विरोधियों से पहले अपनों से पार पाने की कठिन परीक्षा है, क्योंकि कांग्रेस की कलह गाथा बहुत पुरानी है और ऐसा नहीं कि आला कमान इस कलह गाथा से अनजान है, लेकिन आज तक न हल निकला न कोई एक्शन हुआ। ऐसे में चुनाव से ऐन पहले कलह का मर्ज मिटाने के लिए डोज देख कर देनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मर्ज ठीक होने की बजाय और बढ़ जाए। दिल्ली से रंजिता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। उधर बीजेपी मिशन 2019 की तैयारी में जुट चुकी है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में
इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। जो लंबित परियोजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। बराला ने कहा कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। विधायक दल की बैठक में एक तो जो मुख्यमंत्री जी ने सब विधायकों से चर्चा की है कि अपने अपने क्षेत्र में चाहे वो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के काम हैं या अन्य कोई योजनाओं पे काम चल रहा है, विकास की योजनाओं पे खास करके, ऐसे सब कामों की ये चर्चा मुख्यमंत्री जी ने आज की विधायक दल की बैठक में की है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार किसानों को सौगात देने की तैयारी कर रही है, जिसे देखते हुए किसान पेंशन योजना के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को बनाया गया है। मंगलवार को चंडीगढ़ में कमेटी की बैठक हुई। सुभाष बराला ने कहा कि आगामी बैठक में कृषि वैज्ञानिकों के अलावा प्रगतिशील किसानों और महिला किसानों को भी शामिल किया जाएगा और हर पहलू पर चर्चा के बाद बहुत जल्द एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इतना एक व्यापक विचार विमर्श इस किसान पेंशन के लिए होना चाहिए था, वैसा हमारा चल रहा है। इसमें हर पहलू के ऊपर इसमें हम बहुत बारीकी से विचार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे बढ़ चुकी हैं और अभी अगली बैठक बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। इसमें एक कृषि वैज्ञानिक, एक प्रगतिशील महिला किसान और प्रगतिशील किसान, ऐसे अलग अलग तरह के जिन लोगों के अपने अनुभव क्षेत्र में हैं, उन लोगों का और इसमें एक बार ओपिनियन लेकर के और इस रिपोर्ट को हम लोग फाइनल करने वाले हैं। और क्या आपका बच्चा गुब्बारे से खेलने का शौकीन है? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए है। फरीदाबाद में एक गुब्बारे की वजह से शादी का जश्न मातम में बदल गया, क्योंकि गुब्बारे ने 5 साल के एक मासूम की जान ले ली। हंसती मुस्कुराती ये तस्वीर 5 साल के अनुज की है, जिसकी जिंदगी एक गुब्बारे ने छीन ली। जी हां, सही सुना आपने, एक गुब्बारे ने। मामला फरीदाबाद का है, जहां 5 साल का अनुज परिवार की एक शादी में हिस्सा लेने गया था, लेकिन एक गुब्बारे के कारण शादी का जश्न मौत के मातम में तब्दील हो गया। बच्चा अपने नानी के यहाँ गया था जी, नानी के यहाँ पे गया हुआ तो वहाँ पे शादी का प्रोग्राम था, उसमें गया था जी। और 10:30 बजे करीब हम पे फ़ोन आया था जी कि ऐसे ही जल्दी आ जाओ। हमें नहीं पता थी कि क्या खाया क्या नहीं खाया जी। और वहाँ पे जब वाइब्रेटर पे रखा तो जब पता चली गुब्बारा निकला। सही सुना आपने, 5 साल का मासूम अनुज गुब्बारा फुला रहा था और इसी दौरान गुब्बारा फट गया और उसका एक टुकड़ा उसके गले में फंस गया, जो इस मासूम के लिए जानलेवा साबित हुआ। आनन फानन में मासूम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि डॉक्टर भी गुब्बारे के कारण बच्चे की मौत के वाकये से हैरान है। गुब्बारे से फूटने से मौत होना थोड़ा सा बड़ा रेयर केस है, अनयूजुअल केस है। अमूमन छोटे बच्चों में खेलते खेलते ऐसी चीज़ें तो पाई जाती है, जैसे सीटी बजा रहे होते हैं, सीटी मुंह में गुटक जाते हैं, वो सांस की नली में फंस जाती है। कभी कोई छोटा सिक्का होता है, सिक्का मुंह में चबा रहे होते हैं, मुंह में डाले होते हैं, वो भी सांस की नली में फंस जाता है। बट गुब्बारा फूट जाना और गुब्बारे की वजह से ऐसी कोई अनहोनी हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ये तो बड़ी एक आश्चर्य की बात है, चौंकाने वाली बात है। डॉक्टर भी हैरान है कि गुब्बारा कैसे बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन अनुज की मौत के बाद हर माँ बाप के लिए डॉक्टर की सलाह है कि अपने बच्चों का ध्यान रखने के साथ साथ उन पर नजर भी रखें, कहीं उनका खिलौना उनकी जान पर भारी ना पड़ जाए। गुब्बारे में कई बार प्लास्टिक होती है, फूटने के बाद वो प्लास्टिक कई बार अंदर जब बच्चे उसको सक करते हैं ना, कई बार गुब्बारे को फुलाने के लिए, तो वो प्लास्टिक फूट के अंदर चली जाती है, जो सांस की नलियों में फंस जाती है और हमारे जो सांस की नली का पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर देती है।
जिसकी वजह से एस्फिक्सिया वगैरह होने का खतरा रहता है। ऐसे केसेस आते भी हैं, होते भी हैं। इस पर हमको विशेष तौर पे छोटे बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऐसा छोटा बच्चा कोई ऐसी चीज़ों को हाथ में लिए हो या मुंह में डाल रहा हो तो उसको तुरंत उन चीज़ों से दूर रखना चाहिए और उनको बच्चों को हमेशा काउंसलिंग की और समझाने की ज़रूरत होती है। किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक गुब्बारा मासूम की जान ले लेगा। परिवार में मातम पसरा है और सब उस वक्त को कोस रहे हैं जब मासूम अनुज ने वो जानलेवा गुब्बारा हाथ में लिया। पर अब अनुज कभी नहीं लौटेगा, लेकिन अनुज की मौत एक सीख है, एक अलार्म है आप सबके लिए। इसलिए अपने नौनिहाल का ख्याल रखिए, उस पर नजर रखिए, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपके नौनिहाल की सुरक्षा की गारंटी है। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं यमुनानगर में 6 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के लिए अपने आदेश में साफ साफ कहा कि दोषी को अपनी अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहना होगा। जब जब दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं तो ये बहस तेज हो जाती है कि ऐसे मामलों में तेजी के साथ काम किया जाए और फैसले को समाज के सामने नजीर के तौर पर रखा जाए। और ये दोनों चीजें एक साथ हुई यमुनानगर कोर्ट में, जब 6 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने दोषी देवी सिंह को आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे बंद रहने की सजा सुनाई। साथ ही 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि इस फैसले से सरकारी वकील खुश नहीं है और उनके अनुसार ऐसे केस में दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। कुछ नहीं किया। मर्डर आपने नहीं किया था? नहीं सर, कोई नहीं है। कितनी सजा सुनाई आपको पता? पता नहीं, जान पर डाली, मुझे कुछ पता नहीं जी। मार मार कबूल करा गया मुझे और कुछ पता नहीं। क्या करना, बच्चे मेरे छोटे 3 बच्चे हैं जी, और कुछ पता नहीं क्या होगा आगे जिंदगी में, क्या कर। बहरहाल यमुनानगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी देवी सिंह ने बड़ी ही क्रूरता के साथ बच्ची के साथ हैवानियत की और फिर उसकी हत्या कर दी। अब वो आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे ही रहेगा। आरोपी को 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। ये पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। एडिशनल एंड सेशन जज मिस्टर अब्दुल माजिद जी ने सेक्शन 328 में 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट विद फाइन 25,000, 201 में 7 ईयर्स, फाइन 25,000 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 376A रिगरस इम्प्रिजनमेंट टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ। मामला यमुनानगर के गांव बैलगढ़ का है। 2 जून 2018 को पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के घोड़ों के फार्म हाउस के पास 6 साल की मासूम की लाश अर्धनग्न हालत में मिली थी। बच्ची 1 जून से ही घर से लापता थी। जांच हुई तो पुलिस ने फार्म हाउस में काम करने वाले देवी सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने बच्ची को पहले घोड़ों का इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया और फिर उसके साथ हैवानियत की। ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया था और बाद में उसने मासूम की चाकू से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर गुरुग्राम में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला फरुखनगर इलाके का है, जहां 10वीं की छात्रा ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक स्कूल आते जाते वक्त उसके साथ छेड़छाड़ करता था और बीती 25 जनवरी को आरोपी गौरव ने पीड़िता को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया, सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गौरव नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो लड़की की मदर ने थाना फरूखनगर में कंप्लेंट की थी, वहाँ से हमारे पास महिला थाने में आई। उसमें लड़की ने की मदर ने बताया कि मेरी लड़की को ये स्कूल से ले गया, जब सुबह जाती है तो वहाँ से बाहर से ले लिया और इसको जुनोला ले जाके और उसके साथ 2-3 बार गलत काम किया। ये घटना 25 तारीख की, हमारे पास 26 तारीख को आई। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल।
गुरुग्राम पुलिस ने 2.5 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल में सफाई का काम करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंगलवार की सुबह शिवाजी नगर पुलिस थाने में 2.5 साल के प्रियांशु के लापता होने की शिकायत दी गई। इसके बाद पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी खंगाले, जिसमें एक महिला बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रही है। सुराग मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है कि कहीं महिला किसी बच्चा चोर गिरोह के सदस्य तो नहीं। एक हॉस्पिटल में सफाई का काम करती है। हम हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल वालों ने उसका नाम वगैरह हमें बताया और हमारे पास उसका फ़ोन नंबर मिल गया। हमें साइबर अपना सेल है, उसकी मदद से उसके फ़ोन की लोकेशन ली और उसका एड्रेस लिया। वहाँ जाके कॉम्बिंग की, तो कॉम्बिंग में हम कामयाब हुए और हमें बच्चे का भी पता चल गया। जिस औरत ने बच्चा किडनैप किया था वो भी मौके से, वहाँ दोनों चीज़ रिकवर एक साथ। तो मैं चली गई थी काम करने, मेरा कोई है नहीं सर। क्या काम करती हैं? झाड़ू पोछा करती हूँ। अच्छा। तो मेरे कोई था नहीं, है नहीं। ये घर वाला जो है सो पागल बताया, गांव चला गया। अच्छा। मेरे पास 3 बच्चा है, 2 लड़की 1 लड़का है। तो मैं इनको छोड़ के ना लड़की के पास चली गई काम करने। अच्छा। काम करने गई तो इसको उठा के लेके चला गया। उधर यमुनानगर में इन दिनों साइको किलर का खौफ है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। डर इस बात का कि ना जाने कब साइको किलर आ जाए। वो इसलिए क्योंकि यमुनानगर में 2 ऐसे मर्डर केस सामने आए हैं जिसमें हत्या का तरीका करीब करीब एक ही है। पुलिस को शक है कि ये साइको किलर का काम है। तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं और सावधान करने वाली, क्योंकि यमुनानगर में इन दिनों साइको किलर का साया मंडरा रहा है। दरअसल यमुनानगर के गांव कैल के फार्म हाउस पर एक शख्स की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। ये कोई पहली वारदात नहीं। ठीक इसी तरह से 1 हफ्ते पहले भी गांव के डेयरी कॉम्प्लेक्स में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी हत्या भी तेजधार हथियार से ही की गई थी और हत्या का तरीका भी लगभग एक सा ही था। यहाँ पे ट्यूबवेल पे ये एक ज़मीन है लीज की, उसमें खेती करते हैं ये लोग। और इनके यहाँ एक ये मज़दूर पिछले 5-4 महीने से रहता था। 65 ईयर्स ऑफ एज थी इसकी और बड़ा शरीफ ईमानदार आदमी था। अब ये 2 परसों जो मालिक हैं यहाँ, परसों इनके पास इन्होंने कुछ पैसे पूछे 500-400 रुपये खर्चे के लेने थे, वो आए थे। तो तब परसों मुलाकात हुई। तो कल इन्होंने ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बरसात है, खेत में आने की ज़रूरत नहीं है किसान को। तो आज ही इनको फ़ोन कर रहे थे अपने नौकर को, सुबह से पिक नहीं कर रहे थे फ़ोन। तो ये फिर करीब कोई 3-4 बजे के आसपास, जैसे बताया गया 3-4 बजे के आसपास वहाँ खेत में गए। तो जब इन्होंने जाके देखा वो एकदम बुरी तरह से, जैसे उस पर तेज घाव थे बहुत। पुलिस भी साइको किलर की बात से इनकार नहीं कर रही है। पुलिस की माने तो हो सकता है कि ये सिलसिलेवार हत्या किसी साइको किलर ने ही की है, क्योंकि अकेले सो रहे किसी शख्स की हत्या की कोई वजह भी नजर नहीं आ रही। ना तो लूटपाट की गई, ना ही किसी तरह की चोरी की गई। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर किसी निर्दोष को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया? इन सवालों का जवाब तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही मिल पाएगा, जो फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से संवाद किया और परीक्षा के दौरान आने वाले दबाव को खत्म करने का मूल मंत्र दिया। इसके साथ ही परीक्षा में नंबर लाने के टिप्स भी दिए। के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ा संदेश है। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। पीएम मोदी का संदेश उन छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए है जो परीक्षा के दौरान दबाव में रहते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से आए बच्चों और अभिभावकों ने पीएम मोदी से परीक्षा के दौरान दबाव को कम करने के लिए सवाल पूछे। केरल के एक छात्र ने भी पीएम मोदी से सवाल किया। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है। देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए,
आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? रोहित के सवाल पर पीएम मोदी ने जीवन जीने के मतलब को समझाया। रीना ने जो कमाल दिखाई है, 2 हाथ नहीं, 1 पैर नहीं, फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ और है। लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशन जगा दिए। मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशन होने चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, देश तभी चलता है। अपेक्षाओं के बोझ में दबना नहीं चाहिए, हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना चाहिए। पीएम मोदी देश भर से आए बच्चों और अभिभावकों के सवालों का जवाब देते हुए लक्ष्य तय करने के भी मंत्र दिए। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा न हो कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष्य साफ होने चाहिए। परीक्षा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को तकनीकी के साथ ज्ञान की दिशा में जुड़ने का भी सुझाव दिया और पेरेंट्स से भी बच्चों पर अपने सपनों का बोझ नहीं डालने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर फतेहाबाद जिले में धारसूल कला गांव के लोगों ने अपने सरपंच के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वजह है कि सरपंच ने रातों रात गांव का नाम बदल दिया और वो भी बिना किसी से सलाह मशवरा किए। फतेहाबाद जिले के धारसूल कला गांव के बाशिंदे इन दिनों एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये बेगमपुरा है क्या? हमें ये जानने का कि ये बेगमपुरा है क्या चीज है। किसी गांव का नाम है, कोई और चीज है, क्या चीज है बेगमपुरा? विकास और उसके साथी गांव वाले ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें शक है कि गांव के सरपंच ने धारसूल कला का रातों रात नाम बदलकर बेगमपुरा रख दिया। गांव का नाम धारसूल कला और सरपंच हरपाल सिंह ने अपने अनुसार बेगमपुरा लिख दिया। ना किसी गांव से सदस्य से पूछा, ना मेंबर से पूछा, और पूरा गांव इस पे रोष व्यक्त करता है। गांव का नाम कागजों में धारसूल कला है। हरपाल सरपंच ने पता नहीं किस असूल से, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका धारसूल कला की जगह बेगमपुरा नाम क्यों किया गया है। दरअसल गांव के सरपंच हरपाल सिंह ने धारसूल गांव में एक नया स्वागत गेट बनवाया और उस पर लिख दिया बेगमपुरा। ग्रामीणों को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उनके गुस्से का ठिकाना ना रहा। वो इसलिए क्योंकि सरपंच ने बिना किसी से पूछे ही ये काम कर डाला। उधर सरपंच का कहना है कि गांव का नाम नहीं बदला गया है। ग्राम पंचायत धारसूल कला है, उसका कोई भी किसी प्रकार का नाम नहीं बदला गया है, बल्कि उस गेट के ऊपर पर्चे लगाए गए हैं, काले पर्चे लगाए गए हैं। वो इसलिए लगाए गए थे भी ताकि उसका मूर्त किया जा सके, बल्कि उसके नीचे के जो पत्थर हैं उन पे लगाया गया है ग्राम पंचायत धारसूल कला उर्फ धारा नगरी, आपका हार्दिक स्वागत है। सरपंच हरपाल सिंह के मुताबिक बस गांव का ब्यौरा देने के लिए बेगमपुरा शब्द जोड़ा गया है। बेगमपुरा जो शब्द है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दर्ज है, गुरुवाणी में दर्ज है। बेगमपुरा शब्द का जो अर्थ है बेगम, जहाँ पर कोई किसी प्रकार का गम ना हो, दुख ना हो, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, ये सारे संवैधानिक शब्द हैं, कानूनी शब्द हैं, गुरुवाणी में दर्ज शब्द हैं। इन शब्दों का मतलब सिर्फ एक गांव की कल्पना की गई है कि गांव ऐसा गांव हो जहाँ कोई दुख ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, जात पात ना हो, किसी प्रकार का धार्मिक जातिवाद के विवाद ना हो, एक ऐसा खुशहाल गांव जिसको बेगमपुरा के शब्द का नाम दिया गया कि बेगम, जहाँ कोई गम ना हो। उधर ये बात जब डीडीपीओ के संज्ञान में लाई गई तो उन्होंने कहा कि गांव का नाम एक निर्धारित प्रक्रिया से बदला जा सकता है, ऐसे रातों रात नहीं। मामला कोई अभी फिलहाल तो नहीं है हमारी जानकारी में, पर जैसा आप बता रहे हैं इस मामले में जानकारी लेकर और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। धारसूल कला का नाम बदलने का ये वाकया उस दौर में पेश आया है जब हर जगह नाम बदलने की होड़ मची हुई है। धारसूल कला के सरपंच की अपनी दलील है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक वैसे जैसा हमारे हुक्मरानों की दलील आती है, लेकिन सवाल बरकरार रहता है, ऐसा क्यों? फतेहाबाद से जसपाल सिंह,
न्यूज़ 18 हरियाणा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।